नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋचा है और मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ श्री हरि एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी का 23 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार देख, मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये है हमारा पैराग्राफ जिसमें से हमें क्वेश्चंस नीचे उसके दिए गए हुए आंसर आपको ये इसमें से बताने हैं। ठीक है, चलिए मैं पूछ रहा है कवित्री का अधिकांश रचनाएं किस पर है, या जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इनकी अधिकतर कविताएं किस पर हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की अधिकतर जो रचनाएं हैं वह सब देश भक्ति पर है। इसका आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए इसका आंसर नंबर सी। सेकंड कह रहा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें आपको मर्दानी शब्द का अर्थ बताना है। इसमें से मर्दानी शब्द का क्या अर्थ होगा, जिसमें से है वीरांगना, पुरुषों जैसी, लड़ाकू और भी वर्ड। तो आप मुझे बताइए इसमें से क्या हो सकता है। जो स्त्रियां होती हैं, पुरुष जो होते हैं उनके लिए पुरुष वीर, तो स्त्री वीर नहीं हो सकता, इसलिए स्त्रियों के लिए हमेशा वीरांगना यूज होता है। वीरांगना शब्द स्त्रियों के लिए लगता है। वैसे एग्जामिनर में ए और बी दोनों करेक्ट माने हैं। एग्जाम में एग्जामिनर ने वीरांगना और पुरुषों जैसी, मतलब उसमें पुरुषों जैसी ताकत थी और लड़ती थी वह पुरुषों की तरीके जैसे पुरुष लड़ते हैं। लेकिन इसका आंसर ए और बी तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें हमें से सिर्फ एक ही करेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ हम लोग ऑप्शन नंबर ए लेंगे। ठीक है, चलिए आपसे पूछ रहा है जो पीछे हम लोगों ने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें से वह जो पैराग्राफ है उसका शीर्षक क्या है, मतलब वो किसके ऊपर बताया जा रहा है ये आपको बताना है। तो झांसी की रानी, 1857 का गदर, अंग्रेजों का आक्रमण, महाराष्ट्र राष्ट्र कुल देवी, क्या है इसमें से है झांसी की रानी। उसमें लास्ट में लाइन थी ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसलिए उस पैराग्राफ का शीर्षक है झांसी की रानी। चलिए इस कविता की कवित्री का क्या नाम है। जब आपने पैराग्राफ स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैं आपको दिखाऊं, जब आपने पैराग्राफ स्टार्टिंग पढ़ा था तो लिखा था ना सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, इसलिए इसके शीर्षक का क्या नाम हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 और इसका आंसर नंबर बी। जो पीछे पैराग्राफ था अभी उसके ही क्वेश्चन चल रहे हैं। आपसे पूछ रहा है इस कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है, किस रस का प्रयोग है। इसमें वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या भक्ति रस है। आपको देखना होगा भक्ति रस जिसमें भक्ति भाव का यूज हो रहा हो तो उसे भक्ति कहते हैं। करुण रस जिसमें शोक हो रहा है, श्रृंगार रस तो जिसमें वियोग रस हो, संयोग रस हो, वो होता है रस।
तो इस कविता में जो हम लोग जो पीछे पढ़ रहे थे उसमें से उसका शीर्षक क्या है, कौन सा रस है उसमें? उसमें रस है वीर रस, क्योंकि उसमें वीरता की बात की गई है, तो उसमें कौन सा रस आएगा? वीर रस। दिए गए विकल्पों में से विदुर, विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुर शब्द जो है ये पुरुषों के लिए यूज होता है। वह पुरुष जिसकी स्त्री, जिसकी पत्नी अब इस दुनिया में ना हो, उसे विदुर कहते हैं, जिसकी पत्नी ना हो। तो विदुर का हो जाएगा विधवा। स्त्री के लिए विधवा जिसका पति ना हो, और पुरुषों के लिए विदुर जिसकी पत्नी ना हो। तुम, ये पूछा है आपसे, तुम कब आओगे में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तुम कब आओगे, तुम कब खाओगे, तुम कब जाओगे। मैंने तुमसे पूछा तुम कब जाओगे या तुम कब खाओगे, तो इसमें होगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम यहाँ से कब जाओगे या तुम कब खाओगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 का आंसर नंबर बी। अब आप लोग बताइए, देखिए 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबसे इंपॉर्टेंट है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आप ये बताओ कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब आया था? कोई बता सकता है इसमें से मुझे? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना, वैसे तो कहीं कहीं 54 में मिलता है और कहीं कहीं 55 में मिलता है, तो आप दोनों लिख लो, 1954 और 55। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 और 55 में हुई थी। इसमें पुरस्कार मिलने वाले को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें लोगों को कितने पैसे दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और साथ ही यह कितनी भाषाओं में आता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 और 55 में हुई थी। इसमें पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और साथ ही यह 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अंग्रेजी और राजस्थानी, समझ में आया आपको? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954-55 में शुरू हुआ था, और इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि, और यह 22 प्लस 1 प्लस 1 22 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी और प्लस राजस्थानी, कुल मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब आप में से कोई मुझे इस बता सकता है कि इसमें से कौन सा शब्द विशेषण में आता है? विशेषण, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की
विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मीन्स खर्च। खर्च खर्च जो हमारा शब्द है वह विशेषण है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अब आप मुझे बताइए कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। आप में से कोई बता सकता है? अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। इसमें से एक आता है संबोधक, सॉरी, संबंधवाचक। संबंध संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। नंबर एक हमारा संबंध बोधक अव्यय और दूसरा है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं, जिसमें से एक है हमारा संबंध बोधक और दूसरा है हमारा क्रिया विशेषण और तीसरा है हमारा विस्मानी बोधक। अब मुझे लिखना नहीं आ रहा है। सॉरी। तो दूसरा हमारा था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और तीसरा था हमारा विस्मानी बोधक। और चौथा था हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। पहला तो मैंने अभी आपको बताया था। इसलिए अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था। मैंने आपको पहला क्या बताया था, आप बता सकते हैं मुझे? संबंध बोधक और दूसरा था क्रिया विशेषण, तीसरा है विस्मानी बोधक और चौथा है समुच्चय बोधक। ठीक है, चलिए इस पे आए। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जो री है वो हमारा कहां से बोला जाता है, मतलब किस वर्ण से ये आता है? देखिए, कंठ से तो का वाली लाइन आती है, ठीक है। ओठ से तो पा, दंत से तो मूर्धा से हमारा क्या आ जाएगा? तो जो टा वाली लाइन है वो हमारी री से ऋषि जो है वो टा वाली लाइन में हमारा री से ऋषि आएगा। हाँ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें से जो उपयुक्त शब्द है ये धर्म। तो धर्म का मतलब अर्थ क्या होता है? तो धर्म जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम धर्म कहते हैं। तो मीन्स ये हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक अलंकार। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कानन का पर्यायवाची। कानन मीन्स होता है वन, जंगल, विपिन,
और अर्ण, यह हमारे कानन के पर्यायवाची हैं। इसमें से दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ए को चूज करेंगे। वन, वन माने होता है जंगल। चलिए, कर्ताकृत में समास, कर्ताकृत में कौन सा समास होगा? कर्ताकृत में हमारा कर्मधारा समाज होगा। कर्मधारय समाज हमारा कर्ताकृत में होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तावाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्ता मीन्स खुद पे लेकर, जिसके आधार पर लिंग में परिवर्तन होता है। जैसे आपसे पूछ रहा है, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये हो सकता है आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो हमारे लिंग के आधार पे बदल गया। इसका मतलब हमारा आंसर नंबर डी। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का चयन आपको खुद से करना है। जैसे चाहत, चाहत होता है कि चाहत होती है? चाहत होती है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है और मुझे बताना क्या है? पुल्लिंग। रंगत, रंगत होती है कि रंगत होता है? रंगत होती है, लेकिन आहार होता है। ये है हमारा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 16 का आंसर नंबर डी। माघ और फागुन, माघ और फागुन में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं? जो माघ और फागुन है, यह हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च में जो ऋतु आती है उसे हम लोग कहते हैं माघ और फागुन की ऋतु, जिसमें थोड़ी 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 क्या बहुत ज्यादा ठंड होती है। मीन्स शिशिर। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछ रहा है अभिज्ञ शब्द का समानार्थक क्या होगा? मीन्स अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? देखिए, स्पर्श, स्पर्श माने होता है छूना। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब जिनको विद्वान, उन्हें विशेषज्ञ कहते हैं। मूर्ख, मूर्ख माने तो सबको पता है पागल, इसलिए हो जाएगा अभिज्ञ मतलब होता है जानकार। अभिज्ञ मतलब होता है जानकार। चीफ, चीफ की दावत, ये चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? जो चीफ की दावत है उसके रचनाकार भी इस कहानी है। यह चीफ की दावत जो है, यह है भीष्म साहनी की। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? ये है हमारा पूर्ण विराम, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। और अर्ध विराम का मतलब होता है जहां पे थोड़े समय के लिए रुका जाए और जहां से दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो। मीन्स ये है हमारा अर्ध विराम। ये है हमारा क्या है? अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर बी। इति और इत में क्या फर्क है? इसमें
सॉरी ऐसे होगा, इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। इति और इति में क्या फर्क है? यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है, बस इतना फर्क है। इति माने होता है समाप्त होना और इति माने होता है बाधा, मतलब अड़चन आना, समस्याएं आना, उसे कहते हैं बाधा। निम्नलिखित में वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन करिए। अब आप इसमें से बताइए क्या शुद्ध है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। क्या कोई गाना व्यायाम करने की चीज है? नहीं। क्या गाने की कसरत होती है? नहीं, गाने का अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये आपसे पूछ रहा है अभय और उभय में शब्द युग्म कौन सा सही है? अभय और उभय में अभय का मतलब होता है निडर, जिसको किसी भी बात का डर ना हो, किसी भी चीज का डर ना हो, उसे कहते हैं निडर। निर्भय, निडर मतलब निर्भय, इसका एक अर्थ निर्भय है, जिसको किसी का डर ना हो, निर्भय। और उभय का मतलब होता है दोनों, जो जल और थल में जो रह सकते हैं उन्हें उभय कहते हैं। अंधेर नगरी, आपने वो सुना तो होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, सभी लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। उसमें से आपको सिर्फ बताना है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का क्या अर्थ है? अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। जहां पे सब लोग पहले से ही अंधे हैं, वहां पे न्याय कौन करेगा? ठीक है, चलिए। क्रांति और क्लांति, क्रांति और क्लांति में शब्द युग्म सही करना है, इसमें से भी वही बताना है आपको। चलिए बताइए क्या होगा। क्रांति माने होता है चमक और क्लांति माने होता है थकावट। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही है, चलिए। अधि और वृद्धि शब्द युग में अधि का क्या अर्थ है? अधि मीन्स होता है मानसिक कष्ट, जिसको मानसिक कष्ट होता है उसको अधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, तावड़ की ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, तालव्य, ओष्ठ, इसमें से ता जो है वो किससे बोला जाएगा? आप में से कोई बता सकता है? तो ता बोला जाएगा हमारा दंत से। ऑप्शन नंबर बी। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इसमें से आपको बताना है कौन सा अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। क्योंकि का मतलब होता है कारण। मैं लाचार हूं कि मैं वहां पे नहीं जा सकी, कि मैं वहां पे, कि मीन्स कारण, एक कारण है, तो ये हमारा हो जाएगा कारणवाचक, ठीक है। प्रश्न नंबर 29, बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये है हमारा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार वह अलंकार होता है जहां पर बिना किसी
कार्य के ही कार्य का बोध हो, उसे कहते हैं विभावना अलंकार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह 1961 में आया था। इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और यह हमारी 22 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमारा वो 22 भाषाएं, जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें +1 इंग्लिश, यह 22 भाषाएं +1 मीन्स 23 भाषाओं में दिया जाता है और इसमें राशि जो होता है वह 11 लाख रुपए होता है। इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं? इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। दवाई, दवाई शब्द का सही बहुवचन मैं आपको बताऊं, जब भी ये वाली मात्रा लगती है तो उसको पलट देते हैं। इसका हो जाएगा दवाइयां। सही वर्ड है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा दवाइयां। वर्णमाला किसे कहते हैं? ये सबको पता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। स्वरों को कहते हैं, व्यंजन के समूह को कहते हैं, या वर्ष के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, किसे कहते हैं, या वर्षों के उच्चारण स्थान को कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अंगारे बरसना। जैसे आप घर से बाहर जाते हो धूप में तो आप क्या बोलते हो? आज तो आग बरस रही है, आग बरस रही है, अंगारे बरस रहे हैं, मीन्स कड़ी धूप होना। जब आप घर से बाहर जाते हो तो क्या बोलते हो? बाहर तो अंगारे बरस रहे हैं, आग बरस रही है, तो ये वही है, कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। जो घर पे रहता है हम लोगों के बीच में, वो हमारी अच्छाई, बुराई, कमियां, वो हमारा सब हर एक चीज जानता है घर का। तो जो घर का रहस्य जानता है उसे क्या कहते हैं? घर का बेदी लंका ढाय। घर का बेदी लंका ढाय। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द, अब आपसे पूछ रहा है इसमें से विशेषण क्या है। मैंने आपको बताया था विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसमें से आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। वह व्यक्ति सुंदर है। वह व्यक्ति कैसा है? सुंदर है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। कौन सा सर्वनाम है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? इसमें से सर्वनाम में, सर्वनाम वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें
मुझे में आपको बताना है कि कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, उत्तम प्रथम दोनों है, या अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष जो होता है वो, इसमें तीन पुरुष होते हैं, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष नाम का कोई भी शब्द नहीं होता है इसमें, लेकिन एग्जामिनर ने इसमें उत्तम और प्रथम दोनों पुरुष माने हैं, इसलिए हमें भी यह दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? मीन्स मैंने आपको बोला था उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वर्ड के पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। निर्वासित, निर्वासित में क्या आ रहा है? इट। मीन्स ऑप्शन नंबर